हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। आज है 2 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, क्योंकि दोस्तों शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी 17th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन हेल्ड। तो आपको बताना है 17वां भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग किस शहर में आयोजित किया गया है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली में आपका 17th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन को आयोजित किया गया है, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग। ओके, आप लोग याद रखिएगा ये कौन से नंबर का है, 17th। आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का आयोजन था, तो 17th। कहाँ पे? दिल्ली, न्यू दिल्ली में और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयर पर्सन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। तो आपको बताना है चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी यानी CISC के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एयर मार्शल BR कृष्णा जो है उनको इसका हेड बनाया गया है। ओके, न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। आई होप आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। कौन है? हमारे एयर मार्शल BR कृष्णा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एयरफोर्स की। इसका जो ऑफिशियली कब इसका गठन हुआ था, इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। ओके, उस समय यह किसके अंडर वर्क कर रहा था? हमारे ब्रिटिश एम्पायर जो हमारे देश में इनका रूल था। ओके, तो जो हमारी एयरफोर्स थी वो 8 अक्टूबर 1932 को वर्क करना स्टार्ट कर दिया था उसने ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत। बात करें इसके कमांडर इन चीफ कौन है प्रेजेंट में, तो इसके कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद जी। तो वो हमारे क्या है? कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स। बात करते हैं CDS कौन है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि ये पोस्ट हाल ही में बनाई गई थी और वो है आपके जनरल बिपिन रावत जो कि क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। बात करते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो वो है आपके एयर मार्शल संदीप सिंह। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट्स इंडिया एनुअल नेशनल एसे कॉन्टेस्ट ऑन इलेक्शन डेमोक्रेसी। तो इसमें बताना है आपको चुनाव पर भारत की वार्षिक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का उद्घाटन कौन करता है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। भारत की वार्षिक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता, यानी यह एक निबंध प्रतियोगिता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार्ट की जा रही है। ओके, तो आइए बात करते हैं हम लोग अब इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो दोस्तों यह एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है। ओके, यानी कि संवैधानिक संस्था जो आपके संविधान में जिसका उल्लेख हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका उल्लेख हो वह आपकी संवैधानिक संस्था हो जाती है। जो कि किस आर्टिकल में आता है, यानी कि बात करें तो हमारा इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन आता है आपका आर्टिकल 324 में, जो क्या करता है? डायरेक्शन, कंट्रोल और सुपरिटेंडेंस किसका? हमारे यहाँ जो भी इलेक्शंस होते हैं सभी इलेक्शंस हमारा इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। आपका सिर्फ पंचायत के इलेक्शन को छोड़ के बाकी सभी इलेक्शंस को कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन। जैसे कि
इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं हमारे लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका में, वो भी यही कराता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो भी आपका इलेक्शन कमीशन कराएगा, और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पे जो इलेक्शन होता है वो भी आपका इलेक्शन कमीशन कराएगा। ओके, यानी ये पूरे इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसके लिए यही बॉडी कराती है वर्क। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने बात कर ली, ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट। परमानेंट मतलब जो कभी खत्म ना होने वाली बॉडी। ओके, जैसे कि आपकी इमरजेंसी भी लगती है तो आपके इलेक्शन कमीशन को खत्म नहीं किया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो अगर बात करें इसके गठन की, तो इसका गठन हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को, और आज अभी क्या हो रहा है, इसके 71 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 70 ईयर्स इसके पूरे हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के गठन के। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। तो 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर्स डे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को। बात करते हैं प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आपके सुशील चंद्रा जी। तो प्रेजेंट कौन है? सुशील चंद्रा जी। तो दोस्तों या इस प्रेजेंट में क्या है, 3 पर्सन बॉडी, यानी इसमें 3 कमिश्नर होते हैं। एक हो गया आपका चीफ, बाकी जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके बारे में जानते हैं। एक है आपके राजीव कुमार और दूसरे हैं आपके अनूप चंद्र पांडे। तो इनके भी नाम आप लोग याद रखिएगा, बट मेन नेम आपका कौन सा है? सुशील चंद्रा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और अदर 2 कौन है? राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। बात करते हैं इसको बढ़ाया कब गया था, यानी जब इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तब से लेकर के यह केवल एक ही बॉडी की संस्था थी, यानी एक पर्सन के अकॉर्डिंग चलती थी, यानी सिर्फ इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, इसके अलावा कोई भी इसमें पर्सन नहीं होता था। इसमें समय समय पर सुविधा अनुसार प्रेसिडेंट द्वारा लोगों को अपॉइंट किया जाता था, लाइक इलेक्शन कराने के लिए। ओके, तो बात करते हैं ये 2 बॉडी जो है, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा, उनको कब शामिल किया गया। तो इसमें आपका जो है इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1989 में, यानी कि 1989 में एक संशोधन किया गया, जिसमें कि क्या किया गया, आपके 2 मेंबर्स इसमें और बढ़ा दिए गए। तो ये 3 बॉडी मेंबर कमीशन हो गई, यानी कि अब इसमें 3 सदस्य हो गए। ओके, तो कब से लागू हुआ ये? 1 जनवरी 1990 से ये लागू हो गया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग डिक्लेयर्ड मैस्कॉट फॉर नमामि गंगे प्रोग्राम अंडर 37th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा। तो इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो कि 17वीं कार्यकारी समिति की बैठक में जो है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया। तो आपको बताना है वह मैस्कॉट क्या है, यानी वह शुभंकर क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि चाचा चौधरी। आपने कार्टून देखा होगा चाचा चौधरी का, वही जो है कार्टून जो है आपका, इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर घोषित किया गया। किसका? नमामि गंगे प्रोग्राम का, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आपका ये चाचा चौधरी मैस्कॉट घोषित किया गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यह नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी आपकी जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, यानी ये हर राज्य में, यानी जहां जहां भी आपकी गंगा रिवर फ्लो करती है वहां पे ये एप्लीकेबल था। ओके, इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। क्या थे आपको? एक तो गंगा को पॉल्यूशन फ्री करना है और उसको कंजर्वेशन यानी उसको बचाना है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करता है। तो जब इसका गठन हुआ था तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट के अंतर्गत वर्क करता था। लेकिन प्रेजेंट में बात करें, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री बनाई गई है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अब यह इसके अंडर में वर्क करेगा, यानी नेशनल रिवर गंगा जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत
काम करेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो शहर हैं या सिटीज हैं जो रिवर गंगा के बैंक पे यानी उसके किनारे पे हैं। ओके, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी कि गंगा के किनारे कौन कौन से रिवर आपके सिटीज स्थित हैं। ओके, तो हम मेन सिटीज के बारे में बात करें तो पहला आपका हरिद्वार हो गया, फिर आपका कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, पटना, भागलपुर, फतेहपुर, कोलकाता। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोस्टली जो आपकी सिटीज हैं वो कहाँ की हैं, यूपी की। कौन कौन सी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और आपकी ये फतेहपुर। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली सिटीज आपके यूपी की होगी। फिलहाल आप इन सभी को नाम याद रखिएगा क्योंकि इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा शहर आपका गंगा रिवर के बैंक पे स्थित नहीं है या फिर है। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा, इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who became the first Indian woman cricketer score 100 in pink ball test cricket। तो दोस्तों पहले आप जान लीजिए पिंक बॉल, तो इसका इस्तेमाल कब होता है, इसका इस्तेमाल आपका डे नाइट मैच में होता है, यानी जो आपका दिन में और रात में मैच होता है इस बॉल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, यानी पिंक बॉल का इस्तेमाल डे नाइट मैच में किया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ये कहाँ पे हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है वह पहली महिला कौन है जिन्होंने भी हाल ही में अपने शतक पूरा किया, यानी अपने 100 रन कंप्लीट किए हैं। ओके, तो बात करते हैं वह कौन है। हमारा ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्मृति मंदाना। इन्होंने जो है हाल ही में अपना शतक पूरा किया है, जो कि पहली महिला बनी है टेस्ट क्रिकेट के पिंक बॉल के फॉर्मेट में अपना शतक लगाने वाली। ओके, पहली महिला बनी। अब बात करते हैं वह पहला पुरुष वर्ग में कौन है, यानी मेंस क्रिकेट में वह खिलाड़ी कौन सा है जिसने अपना शतक पूरा किया, यानी पहला भारतीय जिसने अपनी 100 कंप्लीट की। वह है आपके इंडियन कैप्टन जो है विराट कोहली। इन्होंने जो है फर्स्ट प्लेयर बने जिन्होंने पिंक बॉल में अपनी 100 कंप्लीट की। आई होप आप ये भी याद रखेंगे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्रिकेटर कौन है तो आपका विराट कोहली। ओके, और मेंस में भी विराट कोहली और वुमेन्स में आपके स्मृति मंदाना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु विंस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021। तो आपको बताना है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया या किसने इसको जीता है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एसपी भारिल। एसपी भारिल को जो है यह अवार्ड दिया गया है, कौन सा, चैंपियंस ऑफ चेंज। तो दोस्तों बात करें यह अवार्ड क्यों दिया जाता है। यह अवार्ड आपका दिया जाता है आपके गांधी जी के विचारों पे चलने वालों के लिए। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करें अगर इस अवार्ड के बारे में तो यह अवार्ड जो है चैंपियंस ऑफ चेंज यह एक इंडियन अवार्ड है, यानी ये भारतीयों के द्वारा ही दिया जाता है। ओके, किस लिए, प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज, यानी गांधी जी के विचारों को जो प्रमोट करेगा। ओके, जैसे कि स्वच्छता और आपका क्या हो गया, कम्युनिटी सर्विस यानी सामाजिक उद्धार के लिए, सोशल डेवलपमेंट आपका। ओके, इन सभी के लिए आपका गांधीयन वैल्यूज में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस लिए दिया जाता है। स्वच्छता, सामुदायिक सेवा, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं अब यह पुरस्कार जो है हमारे एसपी भारिल जी को क्यों दिया गया है। एसपी भारिल जी जो कि क्या है, ये जयपुर के डीएम हैं। ओके, ये क्या है, जयपुर के डीएम है। इनको क्यों दिया गया, इन्होंने जो है कहां पे वर्क किया, फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, कहां पे, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया 2021 का। ओके, अब बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इस अवार्ड का आयोजन किया गया था आपका मुंबई में। ओके, याद रखिएगा इसको भी कहाँ आयोजन किया गया था, मुंबई में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी हैज ऑर्डर टू क्लोज ऑल प्राइवेट लिक्वर शॉप फॉर 45 डेज। तो आपको बताना है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी निजी शराब की दुकानों को 45 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि न्यू दिल्ली ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि सभी जो प्राइवेट लिक्वर शॉप्स हैं, यानी जितनी भी शराब की प्राइवेट यानी निजी जो शराब की दुकानें हैं, उनको 45 दिन को बंद करने के लिए बात करी है। ओके, और इसमें जो आपकी गवर्नमेंट वाली है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 16 अक्टूबर को बंद रहेगी, ये भी याद रखिएगा। बट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 45 दिनों के लिए किसने बंद करके रखा है, सभी प्राइवेट लिक्वर शॉप्स को यानी निजी शराब की दुकानों को, तो आपकी न्यू दिल्ली। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज होस्टिंग एक्सपो 2020 फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2022। तो आपको बताना है कौन सा शहर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक, यानी 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक एक्सपो 2020 की मेजबानी कर रहा है। ओके, तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसका आयोजन आपका 2020 के अक्टूबर से लेकर के आपका अप्रैल तक होना था, यानी कि 2020 के अक्टूबर से लेकर के इसका आयोजन आपका अप्रैल के 2021 तक होना था। लेकिन जो है यहाँ पे क्या हुआ, यानी जिस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है वहां पे आपका कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल गया था, इसके लिए इसको कैंसिल करना पड़ा, यानी पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब यह हाल ही में शुरू किया गया, यानी 1 अक्टूबर से इसको 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसका इनॉग्रेशन किया गया, यानी ये इतनों दिन चलेगा यह प्रोग्राम एक्सपो 2020 जिसका नाम रखा गया। तो अब आपको बताना है इसकी मेजबानी कौन करेगा या कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, यानी कि दुबई जो है इसका आपका आयोजन करेगा। ओके, यानी होस्टिंग सिटी कौन सी है, दुबई, जो कि कहाँ पे है, यूएई में है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई की बात करें तो यह एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। ओके, कहाँ पे है, वेस्टर्न एशिया में इसकी लोकेशन है। और अगर अरेबियन पेनिनसुला के मुकाबले बात करें तो यह इसके ईस्टर्न में है। बात करते हैं इसके जो बाउंड्री लगने वाले कौन कौन से देश हैं, यानी कौन कौन से देश इससे बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। तो ओमान और सऊदी अरब जो है इससे अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी जमीनी सीमा शेयर करते हैं। बात करते हैं फिर इसकी समुद्री सीमा किससे लगती है। तो दोस्तों इसकी समुद्री सीमा आपकी लगती है कतर और ईरान के साथ, इसकी समुद्री सीमा लगती है किसके साथ, कतर और ईरान के साथ यह अपनी समुद्री सीमा शेयर करता है। जो किसके बीच, इसके बीच में कौन सी गल्फ आती है, पर्शियन गल्फ, यानी कि आपकी यूएई और कतर और ईरान के बीच में पर्शियन गल्फ स्थित है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ की कैपिटल क्या है। तो आपकी यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ओके, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है, आपका दुबई, जो कि हमने अभी पढ़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सपो 2020 का आयोजन हो रहा है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बात करते हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर की। तो यहाँ का लेजिस्लेचर जो है, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं यानी संसद कहते हैं, तो इनकी विधायिका यानी लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है, इनके लेजिस्लेचर को फेडरल नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है करंट में। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपके कौन है, खलीफा
बिन जायद अल नहायन, यहाँ के ये प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में, और यहाँ के पीएम और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक ही कॉमन है। कौन है आपके? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये यहाँ के पीएम है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, दोनों पोस्ट इनके पास है। ओके, बात कर लेते हैं यूएई की करेंसी क्या है दोस्तों। अगर यूएई की करेंसी की बात करें तो यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम, यहाँ की करेंसी है। ओके, आई होप आप लोगों को यूएई से रिलेटेड सभी फैक्ट्स और सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू मेक क्रिएट एडिबल साड़ी विच यू कैन होल ईट होल ऑफ इट, यानी कि पहली महिला वह कौन सी है जिन्होंने एक ऐसी साड़ी बनाई है जिसको आप पहन भी सकते हैं और उसको पूरा का पूरा खा भी सकते हैं, यानी वो क्या है? एडिबल साड़ी है। ओके, तो आपको बताना है वह कौन है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एना एलिजाबेथ जॉर्ज। इन्होंने जो है हाल ही में एक ऐसी साड़ी बनाई है जो आप पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली? यह रहने वाली हैं आपकी केरल की। ओके, केरल के कोल्लम जिले में और कोल्लम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा हैं जिन्होंने यह साड़ी बनाई है। इन्होंने यह साड़ी जो बनाई है वह क्यों बनाई है? इन्होंने यह साड़ी बनाई है आपकी ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए इस उपलक्ष्य में इन्होंने यह साड़ी डेवलप की है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, यानी कि किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आप सभी को इसका आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी किस ईयर से इसको मनाने की बात की गई है। तो बात करते हैं, इसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा है आपका 2007 से इसको मनाया जा रहा है, यानी पहली बार 2007 में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया गया था। ये किसके द्वारा पास किया गया था? ये आपका यूएन जनरल असेंबली द्वारा पास किया गया था एक रेजोल्यूशन, जिसके तहत इसको अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओके, इसमें आपका क्या कहा गया था? इसमें आपको एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों हमने बात कर ली नॉन वायलेंस डे के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ओके, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म आपका कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 को, और इनका निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। ओके, ये पेशे से एक लॉयर थे। ओके, और क्या थे? ये एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे, यानी हमारे जो ब्रिटिश एम्पायर हमारे यहाँ रूल कर रहा था उसके खिलाफ थे, यानी एंटी कॉलोनियल थे। और ये हमेशा नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। इनके जो भी कैंपेन थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वो सभी क्या थे? सक्सेसफुल रहे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और इन्होंने कई जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मोटिवेट किया, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्या किया? फ्रीडम यानी कि आज़ादी का एक मोटिव बनाया। ओके, तो चलिए अब इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। बात करते हैं अगर इनकी, पहले तो इनका मॉन्यूमेंट कहाँ पे? यानी राजघाट में इनका मॉन्यूमेंट है। ओके, इनका मॉन्यूमेंट कहाँ पे दोस्तों? राजघाट। ओके, इसको याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राजघाट में इनका मॉन्यूमेंट है। अब बात कर लें अगर इनकी सबसे फेमस जो है बुक कौन सी, यानी इन्होंने सबसे फेमस चीज क्या लिखी? तो इनकी फेमस थी आपकी बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इन्होंने जो है पूरे अपने टाइम पीरियड में जितने टाइम इन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उसके बीच में इन्होंने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
तो बात करते हैं वह अध्यक्षता इन्होंने कब की थी। तो दोस्तों वह अध्यक्षता इन्होंने की थी आपकी 1924 में। ये उनकी फर्स्ट और लास्ट थी। कहाँ पे की थी? बेलगांव अधिवेशन, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। आप लोगों को आई होप पता होगा इसके बारे में। ओके, इन्होंने जो है 1920 से 1934 तक कांग्रेस के साथ यानी कांग्रेस के सदस्य के रूप में रहे। उसके बाद इन्होंने अपनी सदस्यता कांग्रेस से छोड़ दी थी। ओके, और बात करते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माताजी का नाम था इनका पुतलीबाई गांधी। ओके, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी इनके बारे में, यानी गांधी जी के बारे में। और बात कर लेते हैं इनका पहला जो हमारे भारत में आने के बाद ब्रिटिश के खिलाफ जो अभियान था यानी जो मूवमेंट था वो कौन सा था। तो दोस्तों इनका पहला अभियान था क्या था? चंपारण। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका कौन सा था? आपका अहमदाबाद में था। ओके, उसके बाद इनका था खेड़ा अभियान। ओके, यहाँ पे क्या था? किसानों के लिए, यहाँ पे आपके मील मजदूरों के लिए था। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इन अभियानों के बारे में। इस पे आपसे सीरीज में पूछा जाता है कौन सा पहले था और उसके बाद कौन सा और फिर कौन सा। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बाद आपका आया। उसके बाद आपका आया था सिविल डिसओबीडियंस। ये आपका 1919 से 1920 के बीच में चला था, जो कि 1922 में खत्म कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था? चौरी चौरा घटना हो गई थी जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे और उससे गांधी जी को बहुत ही दुख पहुंचा था, जिससे गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद इनका जो मेन आता है वो आता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि किसके लिए था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको जाना जाता है। ओके, जो कि 1930 में आया था। उसके बाद इनका आया था डांडी मार्च। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग इसको जो है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, गांधी जी के सभी डिटेल में, जितने मूवमेंट और जितने भी इनके वर्क से सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का हमारा सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले और आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस हम लोग लाते रहें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।